Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पिछले क्लासेस में हमने बेसिकली यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कैसे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है, किस किस मैनर में प्रोसेस आगे की तरफ जा रही है, ये सारी बातें हमने कर रखी है। आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आपका ये प्रोजेक्ट जो है इसको ही कहते हैं क्या, मेगा प्रोजेक्ट। क्यों मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं? क्योंकि ये अकेला कितने साल तक चला ये प्रोजेक्ट? अप्रॉक्स 13 ईयर्स, 13 साल तक ये अकेला ये प्रोजेक्ट चला है। ये स्टार्ट हुआ था या लॉन्च हुआ था 1900 में और ओवर हुआ है कब? 2003 में। देखते हैं ये बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। नाम में ही क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जितने भी जेनेटिक कॉन्सेप्ट है, जितने भी जीन्स हैं, उनके बारे में बहुत ही ब्रीफ और एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी यहाँ पे की गई थी। HGP was launched in 1900. It was called as मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, 1900 में इसको लॉन्च किया गया था और इसी प्रोजेक्ट का दूसरा नाम क्या है? मेगा प्रोजेक्ट। मेगा प्रोजेक्ट बोलते क्यों हैं? क्योंकि ये 13 साल तक कंटिन्यू चला है ये प्रोजेक्ट। सोचो 13 साल बहुत बड़ा एक रेंज होता है, एक लाइफ टाइम, एक बेसिकली टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा उसमें चाहिए होता है। तो ये 13 साल तक चलने वाला अकेला प्रोजेक्ट था। द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज 9 बिलियन $। इस प्रोजेक्ट में कितने खर्च हुए पैसे? अप्रॉक्स 9 बिलियन US, अप्रॉक्स वैल्यू बोल रहा है ये, यानी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो 9 बिलियन $, खर्च हुआ था। इट वॉज कम्प्लीटेड इन 2003 एंड वॉज अ 13 ईयर्स प्रोजेक्ट। ठीक है, ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रॉक्सीमेटली कितने बेस पेयर होते हैं? ये हमने पहले से भी पढ़ रखा है। ह्यूमन के पास बेस पेयर होते हैं 3 × 10⁹ ठीक है। द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड ऑल्सो नेसेसिटीज द यूज ऑफ हाई स्पीड। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इतने नंबर ऑफ बेस पेयर हैं, यानी न्यूक्लियर बेसिकली नाइट्रोजनस बेस कितने होंगे? इतने में मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस तो उतने होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे इतने ह्यूज अमाउंट को स्टोर करने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, फाइल में तो हम स्टोर करके रख नहीं सकते। कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, जहाँ पे भी स्टोर करेंगे एक एक्यूरेट मैनर में स्टोर करना है, क्योंकि बेसिस थोड़े से भी इधर उधर हुए कोडिंग गलत हो जाएगी, और कोडिंग गलत होगी तो हमें पता है कि प्रोटीन गलत कोड होना शुरू हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक नया फील्ड आया बायोलॉजी के टर्म में, जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नाम में ही है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इन्फॉर्मेटिक्स यानी जिनमें हमारे सारे के सारे इंफॉर्मेशन स्टोर है। किन चीज़ से रिलेटेड? इसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड। देखते हैं। डिवाइस फॉर डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल एनालिसिस, HGP was closely associated with rapid development of new area in the biology called as bioinformatics. ये बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को ही शॉर्ट फॉर्म में HGP बोलते हैं, ठीक है। इनिशियल लेटर का ही शॉर्ट फॉर्म बना है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ है, एक नए फील्ड में इंट्रोड्यूस किया गया, जो है क्या? बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें आपके डेटा सारे जितने भी रिट्राइवल डेटा होंगे, जितने भी एक्यूरेसी पॉलिसीज़ होंगी, वो सारी चीज़ें कहाँ स्टोर थी? ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले फील्ड में, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अब तक हमने क्या जाना? 13 साल तक चलने वाला प्रोजेक्ट है, इसीलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। प्लस इसका टोटल कॉस्ट आया था कितना? अप्रॉक्स 9 बिलियन $। सोचो बिलियंस में, मिलियंस में भी नहीं, बिलियंस में आ रहा है। अगर उसको इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो अरब में चले जाएंगे ये, ठीक है। गोल्स फॉर HGP का गोल क्या था? क्यों बेसिकली इसके, जैसे आप किसी फील्ड में इंट्रोड्यूस होते हो तो आप अपना एक गोल लेके चलते हो ना। आपके जैसे बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, आपका एक गोल सेट होगा ना कि नहीं, हमें इतने से इतने स्कोर करने हैं, अप्रॉक्स 90 से या 80 से लेके 90 के बीच में स्कोरिंग रखनी है। होता है बच्चों के अंदर कि हर चीज़ का एक गोल सेट होता है। तो यहाँ पे भी HGP का कुछ गोल था, और वो गोल क्या था? आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेटली
20,000 से 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन के डीएनए में लगभग कितने हैं? 20 से 25,000 जीन बेसिकली प्रेजेंट है। इन सब को आइडेंटिफाई करके रखना, ये था नंबर 1 गोल। दूसरे नंबर पे आता है डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप द ह्यूमन डीएनए। वही 3 × 10⁹ जो भी केमिकल बेस पेयर है उनको क्या करना है? बेसिकली उसको डिटरमाइन करना है कौन कौन से केमिकल बेस पेयर इस ह्यूमन के डीएनए में पाए जा रहे हैं। ठीक, पहला तो ये है कि कितने नंबर ऑफ जीन है, 20 से 25,000। बेस पेयर कितने हैं? 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर प्रेजेंट है। इन सब को ही डिटरमाइन करके रखना कि कौन से बेस पेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। अब बेसिकली इसको सिर्फ पढ़ के एक बार को रखना नहीं, इसको प्रॉपरली स्टोर करके रखना ताकि फ्यूचर में कभी कोई ज़रूरत पड़े तो हम उससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को एक बार में निकाल सकें। ठीक है, आज भी हमारे साथ यही होता है, हमें कोई भी पेपर वर्क ऐसा काम रहता है, पहले के टाइम और अब के टाइम में सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट में चेंजेस आए हैं वो टाइम को लेके ही आया है। आप पहले किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ, कोई भी छोटे मोटे से भी काम के लिए आपको बहुत बार दौड़ना पड़ता था। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें फाइल में बंद थी। अब फाइल को आप खोजोगे तब चीज़ें रिकॉल करोगे तो वो चीज़ में प्रोसेस लगते हैं, एक बार तो आप पहचान नहीं सकते कि कौन सी फाइल होगी कौन सी नहीं। लेकिन कंप्यूटर बेसिस पे क्या हो गया, चीज़ें थोड़ी आसान हो गई। आपने सर्च किया और चीज़ें एक पूरे जन्म कुंडली निकल के सामने होता है ऐसा। तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट का हिसाब यहाँ पे देखा गया। इम्प्रूव द टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। डेटा को एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर सेक्टर में और आपके डेटाबेस जो भी स्टोरेज रखे गए थे उनमें कुछ ना कुछ उसके बेसिकली आगे चल के उसके लिए अच्छा हो, ऐसे टूल्स तैयार किए गए। जैसे पहले तो डेटाबेस ऐसा था नहीं, डायरेक्ट कंप्यूटराइज किया गया था, उसको भी पहले फाइल में ही रखा गया था। फाइल से धीरे धीरे शिफ्ट किया गया किस में? कंप्यूटर्स में। ठीक, और वहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर करके रखी गई। नेक्स्ट है ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। ठीक है, जितनी भी इन सब से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज जो नहीं समझ में आ रही थी, जो भी चीज़ें थोड़ी मोड़ी आ रही थी, थोड़ी मोड़ी सी नहीं आ रही थी, उन सब को अच्छे से प्रूफिंग करने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का यूज़ किया गया, जिसमें आप चीज़ों को जहाँ पे आपको छोटी सी भी नॉलेज है उसको दे के, अगर आपको बेसिकली किसी जीन का फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है, उस लैब मटेरियल पे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। अब बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो था काफ़ी एक तो महंगा था, ठीक है, और बहुत टाइम टेकन था, 13 साल तक चला। तो इस प्रोजेक्ट को लेके जितने भी लीगल इश्यूज आ रहे थे, जो भी बेसिकली आप कोई भी नया काम शुरू करते हो, कुछ लोग उसके सपोर्ट में रहते हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी रहते हैं। तो सेम इसके साथ भी यही इशू हो रहा था। कुछ लोग तो थे कि नहीं सपोर्ट कर रहे थे, फुल मतलब सपोर्ट में थे कि नहीं जितना भी टाइम लगे, जितना भी पैसा लगे, हम सब वेट करेंगे। ठीक है, कोऑपरेट कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जिनको पैसे से ज़्यादा, मतलब इस प्रोजेक्ट से ज़्यादा पैसे की अहमियत दिख रही थी कि नहीं फालतू सा कोई प्रोजेक्ट होगा जिसके ऊपर इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। तो आप कोई भी काम करते हो तो बेसिकली उसके पूरे लॉज होते हैं, आपको सारे लॉ के पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे भी केसेस हो रहे थे, कुछ बीच बीच में इलीगल इश्यूज आ रहे थे, जिसको लीगलाइज फॉर्म में करने के लिए थोड़ा थोड़ा चीज़ें वेरी करते गए। ठीक है, और ध्यान रखते गए कि फ्यूचर में ऐसी कोई इशू ना क्रिएट हो जिसकी वजह से ये हमारा जो प्रोजेक्ट इतना लंबा चौड़ा लॉन्च किया जा रहा है ये फेल हो सके। ठीक है, मैथोलॉजी। अब ये क्या मेथड है, इनमें क्या ऐसा जीनोम प्रोजेक्ट में कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए गए? तो 2 मेथड यूज़ किए गए, जिनमें पहला है ESTs। ESTs का फुल फॉर्म क्या है? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। इस मेथड में क्या किया जाता है, सिर्फ फोकस की उस पर किया जाता है जिनसे RNA कोड एक्सप्रेस किया जा रहा हो। ठीक है, द मेथड फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। सिर्फ उन जीन्स पे फोकस किया जा रहा था जो सिर्फ RNA को एक्सप्रेस कर रहे थे। आपने इंट्रॉन और एक्सॉन का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ उन पे कोडिंग किया गया या उन पे फोकस किया गया जो RNA के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे। जो RNA में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे
उनको बेसिकली हटा दिया गया, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, यानी जिनसे एक्सप्रेस हो रहा है बस उन सीक्वेंस को टैग करके रखना, जिनसे एक्सप्रेस नहीं हो रहा है उन सीक्वेंस पे ध्यान ही नहीं देते थे। दूसरा जो है मेथड वो है सीक्वेंशियल एनोएशन, ठीक है। ये मेथड, इसमें हमारे एक्सप्रेस्ड वाले भी थे यानी कोडिंग वाले भी थे और नॉन कोडिंग वाले भी थे, दोनों को लेके चला गया। दिस वॉज अ ब्लाइंड अप्रोच फॉर सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम that contain all the coding and non-coding sequence and later assigning different region in the sequence with function, ठीक है। क्या हुआ, इस जो sequential annotation में है यहाँ पे क्या हुआ, कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों को ही सीक्वेंस में मैनर में अरेंज किया गया और फिर कोडिंग में क्या क्या पार्टिसिपेशन हो रहा है, कौन सी चीज़ें किसके लिए कोड हो रही हैं, इस चीज़ का पूरा सीक्वेंस तैयार किया गया, ठीक है। For sequencing the total DNA from a cell is isolated and converted into random fragments of smaller sizes and cloned in suitable host using specialized vector। ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या हो रहा है कि जो भी डीएनए को सीक्वेंस किया जा रहा है उसको एक बार में, क्योंकि डीएनए की जो चेन है वो काफ़ी लंबी है, एक बार में आप सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते, तो क्या किया जाता है, पहले उसको कन्वर्ट किया जाता है, किस में, छोटे छोटे से फ्रैगमेंट्स में, ठीक है। डीएनए को कन्वर्ट किया गया किस में, फ्रैगमेंट्स में, ठीक। अब फ्रैगमेंट्स किस पे टूटे गए, स्मॉल साइज में कन्वर्ट हो गए। अब उन स्मॉल साइज को क्या करेगी, क्लोनिंग कराई गई, क्लोनिंग कराई गई और क्लोन्ड इन अ सुटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर और होस्ट का आपको डिफरेंस समझ में आया। वेक्टर क्या होता है, होस्ट क्या होता है, हम जिस चीज़ पे वर्क करते हैं वो होता है हमारा होस्ट और जो चीज़ करता है वो होता है हमारा वेक्टर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को मार रहे हो, ठीक, तो वो चीज़ क्या हो गई, फॉर एग्जांपल आप पैरासाइट्स का एग्जांपल ले लो। पैरासाइट्स जो भी होंगे वो क्या है, वेक्टर हैं, और हम उनके लिए क्या है, क्योंकि वो हमारी बॉडी पे अटैक करे इसलिए हम क्या हो गए, होस्ट। ये डिफरेंस होता है होस्ट और वेक्टर के बीच। तो बेसिकली डीएनए जो फ्रैगमेंट्स पे तोड़े गए हैं, इनको तोड़ने के बाद एक क्लोनिंग वेक्टर तैयार की जाती है, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर तैयार की जाती है जिसपे होस्टिंग की जाएगी। सीक्वेंसिंग डीएनए फ्रैगमेंट्स यूजिंग ऑटोनोमेटेड डीएनए सीक्वेंस दैट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सैंगर। साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, इन पे क्वेश्चन 1 नंबर में बन सकते हैं कि फ्रेडरिक सैंगर कौन थे, तो जिन पे हमारा सीक्वेंस एनोएशन तैयार किया गया था, जिनके प्रिंसिपल पे ये आधारित था, वही हमारे ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही पहले बताया कि डीएनए को एक बार में हम नहीं कर सकते, डीएनए को पहले फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में तोड़ के उसको स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर उनकी क्लोनिंग तैयार की जाएगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ होस्ट एंड वेक्टर्स। The clone resulted into amplification of each piece of DNA fragment so that it could be sequenced with ease। अब ये जो क्लोन है इनका एम्पलीफिकेशन तैयार किया गया, ठीक है, रैंडम मैनर में इनको और ज़्यादा इनकी कॉपीज तैयार की और ईच पीसेज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट सो दैट इट कुड बी सीक्वेंस विथ ईज, ताकि इनको आसानी से हम सीक्वेंस और फर्दर कोई ऐसा केमिकल चेंजेस हमें देखने को मिले, इसलिए उनकी जो कॉपीज़ थी वो रेडी कराई गई कि हर कॉपीज़ पे क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले हैं ये। और बेसिकली ये जो सीक्वेंस एनोएशन है ये इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है हमारे किसमें, बायोटेक्नोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट में। आपको जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तब आप देखोगे कि वहाँ पे भी ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो ऑलरेडी यूज़ करके नए नए फॉर्म तैयार किए जाएँ, ठीक है। द कॉमनली यूज्ड होस्ट वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी एनसीईआरटी का। जो सबसे कॉमनली होस्ट यूज़ किया जा रहा है वो क्या है, बैक्टीरिया एंड ईस्ट। तो बैक्टीरिया और ईस्ट काम किसके वजह से हो रहे हैं, ये हो रहे हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स यानी BAC एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इनके वेक्टर्स क्या हैं, ठीक है,
BAC फंक्शन किस पे करेगा? बैक्टीरिया पे। तो ये क्या हो गया? वेक्टर, और बैक्टीरिया क्या हो गए? होस्ट। ठीक है। इसी तरह YAC फुल फॉर्म याद रखना है। YAC का मतलब Y फॉर ईस्ट, A फॉर आर्टिफिशियल और C फॉर क्रोमोसोम्स। YAC भी क्या है? एक तरह का वेक्टर। काम किस पे करेगा? ईस्ट पे। इस पे तो कंफ्यूजन ही नहीं क्रिएट होनी चाहिए क्योंकि नाम से ही दोनों क्लियर हैं। एक में बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया पे ही काम करेगा, दूसरे में ईस्ट है तो ईस्ट पे ही काम करेगा। इनके लिए आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स को तोड़ के क्लोनिंग तैयार कर रहे थे। ठीक है, क्लोनिंग के लिए होस्ट और वेक्टर की खोज की गई। तो मोस्ट कॉमन जो होस्ट देखा गया वो कौन से होस्ट थे? बैक्टीरिया। क्यों बैक्टीरिया को रखा गया? इसका किसी के पास कोई लॉजिक है? क्योंकि आपने पढ़ चुके हैं आप कि बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई वाले कॉन्सेप्ट में उनके अंदर रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है बहुत फास्ट होती है, अप्रॉक्स 20 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। इस चीज़ को यानी रिजल्ट देने के लिए इनफैक्ट आपने ये चीज़ कहाँ से सीखी है? मेंडल्स के लॉ से। ठीक है, मेंडल ने में गार्डन पी को सेलेक्ट किया था तो गार्डन पी के सबसे बड़े एडवांटेज तो एक यही थे कि शॉर्ट लाइफ स्पैन थी, चीज़ें एक ही जनरेशन में आसानी से दिख जा रही थी। और यहाँ पे भी हम बैक्टीरिया और ईस्ट को इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि इनका जो लाइफ स्पैन है काफ़ी, या रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है काफ़ी जल्दी हो जाती है। 20 मिनट के अंदर ये चीज़ों को रेप्लिकेट कर लेते हैं, तो चीज़ों को समझ पाना ज़्यादा आसान हो जाता है, टाइम और ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन होस्ट क्या यूज़ हुए? बैक्टीरिया और ईस्ट। और वेक्टर क्या यूज़ किए? BAC और YAC। BAC का फुल फॉर्म बैक्टीरियल, आर्टिफिशियल और क्रोमोसोम, और YAC का फुल फॉर्म ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, नाम में ही आर्टिफिशियल यानी इनकी क्लोनिंग तैयार की गई है। साइलेंट फीचर्स ऑफ HGP। HGP की खासियत क्या है? साइलेंट फीचर इनका क्या है? ह्यूमन जीनोम कंटेन कितने मिलियंस बेस पेयर हैं? 3164.7। इसको कोशिश करो आप नंबर में याद, फ़ोन नंबर जैसे लर्न करते हो ना वैसे इनको याद रखो। 3164.7 ये कितने हैं? इतने मिलियंस क्या हैं? बेस पेयर हैं। किन में? ह्यूमन के जीनोम में। ठीक। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 bases but sizes vary greatly with the largest known human gene being dystrophin at 2.4 million bases। ठीक है, जो एवरेज जीन है उनके अंदर कंसिस्ट कितने बेसिस है? नॉर्मली एक जो देखा गया कि एवरेज एक जीन के अंदर कितने बेसिस देखे गए? 3000 बेसिस। लेकिन इनका जो साइज है जीन का वो वेरी करता है, छोटा बड़ा वेरी करता रहता है। अब लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन जो कौन है? डिस्ट्रोफिन एट 2.4 मिलियन बेसिस। सोचो इनके अंदर बेसिस कितने हैं? 2.4 मिलियन, इसीलिए क्या है? लार्जेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन जो बनते हैं MCQ टाइप्स बनते हैं यहाँ से। और MCQ आपके बच्चों को लगता है मैम MCQ ईजी होता है, नहीं, MCQ एक्चुअल में आपके रीजनिंग से ज़्यादा टफ है क्योंकि आपको लिखने के लिए वहाँ पे आपने दिमाग में जो भी आया आप लिख दोगे। ठीक है, मिलता जुलता आसपास की चीज़ें आप लिख दोगे। नंबर वहाँ से एक, अगर 4 मार्क्स का भी नंबर है तो 1-2 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे अगर आप करेक्ट पॉइंट से नहीं लिखे हो। लेकिन MCQ में तो आपको प्रॉपरली उसकी नॉलेज होनी चाहिए। चीज़ें थोड़ी सी भी पॉइंट इधर उधर की भी दिक्कत हुई, आपने यहाँ पे 3164.7 नहीं लर्न करके गए, 31647 लर्न करके गए और एग्ज़ाम में 3.164.7 ऐसे कुछ आ गया तो वहाँ पे तो 3 के बाद पॉइंट लग गया, आंसर वैसे ही गलत। तो इसीलिए MCQ टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो भले ही आपको लगेगा कि नहीं आंसर तो दिया ही रहता है, उस आंसर को याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। याद है तब तो बेस्ट है MCQ, और याद नहीं होगा तो चीज़ें फंसा देती हैं। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा है? 2.4 मिलियन बेसिस का है एट डिस्ट्रोफिन। द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेट्स ऑफ 80,000 to 1,40,000 जीन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जीन एस्टिमेट कितना किया गया था? 30,000 के अप्रॉक्स, लेकिन पहले एस्टिमेशन कितनी रखी गई थी? अप्रॉक्स 80,000 से 1,40,000। ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा था पहले के टाइम के जो एस्टिमेशन थे, जबकि ये है कितना? सिर्फ और सिर्फ 30,000 के आसपास। ऑलमोस्ट
90, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एक्सपेक्टली द सेम इन ऑल पीपल। ठीक है, हमारे हो, आप में हो या किसी अदर पर्सन में, ह्यूमन है अगर, तो उसके जो भी होंगे 99.9% क्या है, सारे के सारे बेस न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो सारे के सारे सेम हैं। सोचो, सिर्फ 0.1% से डिफरेंस क्रिएट हो रही है। 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है वो सबके अंदर सेम है। पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आप घूम लो, जितने भी ह्यूमन है, ऐसा देखा गया है कि 99.9 न्यूक्लियोटाइड बेसिस सबके अंदर सेम है। जो वेरिएशन आ रहा है, कलर का ले लो, हाइट का ले लो, या आप फेस के बेसिकली फिजियोलॉजिकल देख लो, ये सारे वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ 0.1% में आ रहे हैं। अब सोचो 0.1% जीन कितने सारी चीज़ों को बेसिकली कोड कर रहा होगा, कि इतना बड़ा वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ 0.1% ला रहा है ना। बेसिकली ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसके थ्रू बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई जो कि किसी के लिए विश्वास करना नामुमकिन था, लेकिन क्योंकि इसकी प्रूफ रखी गई तो विश्वास तो करना पड़ेगा। जब तक आपके पास प्रूफ नहीं होता, जब तक चीज़ें क्या पे कोई भी कह दे अरे हवा में बोल रहा होगा, कोई इसका मैनर नहीं समझ में आता। लेकिन जब आपने प्रूफ रखा है तो यानी एक्चुअल में वो चीज़ें हो रही हैं। ठीक, यानी 99.9 न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है वो पूरे यूनिवर्स में जितने भी ह्यूमन हैं उन सब के अंदर सेम है। वेरिएशन आ रहा है सिर्फ 0.1% से, और 0.1% के अंदर सोचो कितने सारे ऐसे जीन होंगे जो इतनी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे होंगे। ठीक है, द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। आज भी 50% ऐसे जीन्स हैं जिनका हमें फंक्शन नहीं पता। ठीक है, क्यों नहीं पता, उसके बारे में अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं। बायोटेक जो फील्ड है हमारी, या जो भी हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो अभी भी इसके लिए रिसर्च कर रहे हैं कि वो 50%, हमने 50% का तो पता कर लिया कि उस जीन का क्या फंक्शन है, लेकिन अभी भी 50% जीन ऐसे हैं जिनका हमको फंक्शन नहीं पता। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। ठीक है, 2% से भी कम जीनोम किसको कोड कर रहे हैं, प्रोटीन को कोड कर रहे हैं। रिपीटेड सीक्वेंस, रिपीटेड सीक्वेंस का मतलब AUG 2 बार आ गया। ठीक है, रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। ठीक है, मतलब क्या है, अगर आप ये मान लो CAG फिर AUG, कुछ ऐसा सीक्वेंस, तो यहाँ पे AUG 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये रिपीटेड सीक्वेंस जो है वो सब बहुत ही एक वाइडर रेंज पे देखा गया ह्यूमन के जीन्स में। ह्यूमंस के जीन्स में ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है ये बहुत ही वाइडर रेंज पे देखा गया, एक दो जगह नहीं, कई जगह ये रिपीटेड सीक्वेंस चल रहे थे। और रिपीटेड सीक्वेंस आर स्ट्रेच ऑफ DNA सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, समटाइम्स 100 से लेके 1000 बार। कभी कभी तो ऐसा देखा गया कि ये DNA जो रिपीटेड सीक्वेंस है ये एक मतलब 100 से लेके 1000 तक रिपीटेड मैनर में गए हैं। ठीक है, और ये फंक्शन क्या करें, अब ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो क्या होगा, चीज़ें अगर इतनी सी हैं, बार बार रिपीट होगा तो वो चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो DNA का सीक्वेंस भी क्या होगा, स्ट्रेच्ड हो जाएगा। तो फंक्शन पूछता है रिपीटेड सीक्वेंस की वजह से DNA में क्या चेंजेस आते हैं, तो DNA का जो नॉर्मल सीक्वेंसिंग पैटर्न है वो स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग function but they have shed light on chromosome structure, dynamics and evolution। ठीक है, इनका कोई डायरेक्ट ऐसा फंक्शन समझ में नहीं आया, ये रिपीटेड सीक्वेंस का क्या रोल है, क्या आगे का फंक्शन है, डायरेक्ट कोई भी फंक्शन समझ में नहीं आया, लेकिन बस फंक्शन एक ही समझ में आया कि यही है जो एवोल्यूशन में आगे हेल्प करा रहे हैं। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 हैज मोस्ट जीन। क्रोमोसोम नंबर 1 पे कितने जीन है, 2968। ठीक है, 2968 किस पे, क्रोमोसोम नंबर 1 पे। और क्रोमोसोम नंबर Y पे सबसे कम जीन है, कितने हैं, 231। क्रोमोसोम 1 पे सबसे ज़्यादा जीन है, और Y पे ऑब्वियस सी बात है, Y के बाद Z आता है क्या क्रोमोसोम के नंबर में, नहीं, X और Y ही आते हैं।
तो सबसे ज़्यादा वाला कहाँ पे है, क्रोमोसोम 1 पे, और सबसे कम वाला कहाँ पे है, क्रोमोसोम नंबर Y पे। एक तो एसिलन हो गया। अब नंबर याद करने के लिए जैसे फ़ोन नंबर याद करते हो वैसे इसके सीक्वेंस याद करो, 2968, और ये Y वाला कितना है, 231, ठीक है। Scientists have identified about 1.4 billion location where the single base DNA difference SNPs single nucleotide polyform। ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि यहीं पे आया था सैटेलाइट डीएनए, और बेसिकली जो सैटेलाइट डीएनए का टॉपिक था वो यहीं से पढ़ा गया था, ठीक है। क्या कह रहा है कि साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड कितने मिलियंस, 1.4 मिलियंस लोकेशन, जहां पे क्या, सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस, मतलब क्या है, AUG, ACG, ATG, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ सिंगल बेस, ठीक है। तो ऐसे कितने देखे गए, 1.4 लोकेशन ऐसे देखे गए, और इन्हीं को बोलते हैं क्या, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, या प्रोनाउंस किया जाता है इसको SNPs के साथ। अकर इन ह्यूमन, दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिसेस टू recognize the process of finding chromosome location for distance and associated with the traditional human piracy। बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है लोकेशन वाले कॉन्सेप्ट में, लोकेशन वाले कॉन्सेप्ट में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे ये जो बेसिकली चीज़ें एक दूसरे से, अब ऑब्वियस सी बात है, AUG किसी और चीज़ को कोड करेगा और ATG किसी और चीज़ को कोड करेगा, भले ही इनके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग का जो मैनर है वो अलग अलग है, लेकिन कोड तो अलग अलग चीज़ को ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोडिंग अलग अलग चीज़ की वजह से क्या होगा, प्रोटीन अलग अलग कोड होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये सारे बेसिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे प्रोटीन जो भी फॉर्म होगी वो क्या होगी, एक दूसरे से अलग, इसीलिए इसको बोला गया है न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। मॉर्फिज्म के वाइज भी ये क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ठीक। और यही है हमारा क्या, पूरा का पूरा साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। साइलेंट फीचर क्यों कहा गया है, क्योंकि ये बेसिकली आपको सामने से नहीं दिखेंगे, ये सारी चीज़ें जीन्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जब आप उनकी स्टडी करोगे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बायो फील्ड में जाओगे, बायोकेमिस्ट्री में या बायोटेक में ऐसे फील्ड ज्वाइन करोगे, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बहुत डीप मैनर में पढ़ाई जाएंगी। और अगर 12th के बाद आपको MBBS करना है या आपको किसी मतलब अच्छे कॉलेज से BSc वगैरह ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, तो वहाँ पे इतना डीप नहीं पढ़ाया जाएगा। MBBS में भी थोड़ा डीप पढ़ाया जाता है ताकि चीज़ों को जो भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में ज्वाइन करे वहाँ के लिए ये बेसिकली अच्छा होता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि पहली चीज़ तो इनके क्या बेसिकली इनको रखा क्यों गया था, क्या इनके गोल सेट किए गए, किस मैनर में ये हमारे लिए यूज़फुल साबित हुए। दूसरा, इनको कैसे ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कैसे तैयार किया गया। तो दो बेसिकली मेथड इन्वॉल्व थे। इनके मेथड क्या थे, एक तो एक्सप्रेस सीक्वेंसेस टैग वाला मेथड था और दूसरा क्या था, आपके सीक्वेंशियल एनोवेशन वाला मेथड था। और उसके बाद हमारा आया था क्या, साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये सारे ही पॉइंट NCERT से ही रिलेटेड हैं। इनफैक्ट NCERT की जितनी भी लाइन्स है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपकी लाइन को उठा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जब PYQ सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि NCERT की जो मेन लाइन है वहीं से क्वेश्चन उठा के आपसे पूछा गया, और वो अगर नहीं तैयार है तो चीज़ें दिक्कत करेंगी। तो बेसिकली बचा है सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक जो कि ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्स 15 मैक्सिमम 15 मिनट, और वो टॉपिक है हमारा क्या, DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग है क्या, उसका एक ओवरव्यू आज ले लो आप। DNA फिंगरप्रिंटिंग का मतलब सिर्फ फिंगरप्रिंट नहीं, DNA का सिंबलाइजेशन किसी भी चीज़ में मिल रहा हो, चाहे नेल में मिल रहा हो, चाहे ब्लड में मिल रहा हो, चाहे फिंगरप्रिंट में मिल रहा हो, जिससे भी DNA के सीक्वेंस पता कर सको आप, वो सारे ही कंसीडर किए जाते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग में। फॉर एग्जांपल आपने CID वगैरह देखा होगा, वहाँ पे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, हमारा तो बहुत ही फेवरेट था वो शो। बेसिकली बहुत सारे बच्चों का जिनका साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, वो मैक्सिमम लोगों को हमने देखा है कि CID वगैरह या कोई भी ऐसा क्रिमिनल केसेस होता है तो एक अंदर से आ जाता है, नहीं बहुत अच्छा चल रहा है।
तो वहाँ पे चीज़ें आपको सीखने को मिलती है ये कि जो भी चीज़ें थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये फिंगरप्रिंटिंग के नाम से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फिंगरप्रिंटिंग यानी सिर्फ ये थंब इम्प्रेशन हो गया, फिंगर इम्प्रेशन हो गया, उससे नहीं। फिंगरप्रिंटिंग के अंदर आपके सारी चीज़ें आते हैं जिससे भी आपके डीएनए का सीक्वेंस पता चले। चाहे हेयर आपके, ठीक है, डीएनए टेस्ट कराते हैं ना सर के बाल निकाल के, तो बेसिकली वो भी आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ही कंसीडर किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आपकी जो भी ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड होंगी, और साथ ही बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इस चैप्टर से जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट्स हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन तब तक सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।